हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से हमारा इतना ही पर्पज़ है कि डेडलाइन काफ़ी पहले से डिक्लेयर हो चुकी है, और जब डेडलाइन डिक्लेयर हो जाती है किसी चीज़ की तो हम हमेशा बाउंडेड वर्क करते हैं। बाउंडेड का मतलब है कि लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है। उस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम हमारा प्रयास होता है कि जो चीज़ें हैं वह उस दौरान कंप्लीट हो जाएं। तो आपकी डेडलाइन नियरली 45 डेज, लगभग 45 दिन आज से बची हुई है। अगर देखें तो तैयारी तो हर एक स्टूडेंट अपने हिसाब से करता है। ढेर सारे आज देखें तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी हो गए हैं, सोशल मीडिया से लेकर के यूट्यूब, बुक्स, गाइड्स, मैगजीन्स आप तैयारी करते हैं। लेकिन तैयारी में हमेशा देखा करें कि कहीं आपकी तैयारी स्टैटिक तो नहीं हो रही। यहाँ पे स्टैटिक से हमारा केवल इतना ही तात्पर्य है कि जो प्रेस्क्राइब्ड होते हैं उनके बारे में तो हम बहुत पढ़ लेते हैं। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, इनके बारे में तो हम हो सकता है 4-6 हज़ार ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQs को सॉल्व कर लेते हैं, ढेर सारे फैक्ट्स टुगेदर कर लेते हैं। लेकिन जो थिंग्स रिलेटेड टू देम इन द सराउंडिंग्स ऑफ द पीरियड, जो चीज़ें इनसे जुड़ी हुई होती हैं उनकी तरफ हमारा बहुत ध्यान नहीं जाता है। और परीक्षा में किसी को असफल करने के लिए पॉइंट में ही नंबर की ज़रूरत होती है, पॉइंट में ही नंबर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा प्रश्नों से फेल का कोई मतलब तो होता नहीं। कोई आज तक आपने नहीं सुना होगा कि हम 97 क्वेश्चन से फेल हुए थे, हम 30 पर से। उनका तो कोई मतलब नहीं होता है। भाई परीक्षा है, 2 प्रकार के विद्यार्थी बैठते हैं, या यूँ कहें कि 3 प्रकार के। एक तो नॉन सीरियस who are going to check their preparation for the future exams। हो सकता है कुछ लोग ट्रायल के लिए बैठ रहे हैं कि चलो ठीक है, इस बार हम देख लेते हैं, अगली बार हम अच्छे से तैयारी करेंगे, इस बार हम देख लेते हैं। कुछ की अच्छी तैयारी होती है, उनको लगता है हर हालत में इस बार हमको मिलेगा। और जो थर्ड होते हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि आई हैव एक्वायर्ड मैक्सिमम मास्टरी एंड कमांड विद द नेचर ऑफ द एग्जाम। परीक्षा का जो स्वभाव है उस हिसाब से मैंने काफ़ी स्टडी किया है। तो यहाँ पे डायनेमिक से इतना ही तात्पर्य है कि चीज़ें जो साइड्स की होती है, अगर हमने शेक्सपियर को पढ़ा तो शेक्सपियर में क्वार्टोज, फोलियोज को पढ़ लें कि हाउ मेनी शेक्सपियर्स प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वर पब्लिश्ड इन क्वार्टोज, हाउ मेनी शेक्सपियर्स प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वर पब्लिश्ड इन फोलियो। अब हुए थे कि नहीं हुए थे, क्योंकि फर्स्ट फोलियो कब का है, 1623, व्हेन शेक्सपियर हैज ऑलरेडी पास्ड अवे। तो कहने का मतलब इस टाइप का भी तैयार कर लें। द बुक्स रिटन अबाउट शेक्सपियर, जैसा कभी प्रश्न में ही देखेंगे, बुक्स रिटन अबाउट शेक्सपियर, आप इनको भी तैयार कर लें। उसके बाद ट्रांसलेशंस, री राइटिंग ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, अगर शेक्सपियर जी ने टेम्पेस्ट लिखा तो फिर द टेम्पेस्ट किसका है, आप इसको भी तैयार कर लें। शेक्सपियर जी ने किंग लियर लिखा तो किंग लियर की हैप्पी एंडिंग किसका है। कहने का मतलब हमको ढेर सारा डायनेमिक स्टडी करना पड़ता है। केवल और केवल आथर पे रटे रटाए प्रश्न हो सकता है कि परीक्षा में हमारे दिक्कत पैदा कर दें। तो आए पहले फर्स्ट को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द ऑथरशिप ऑफ शेक्सपियर, बड़ी फेमस रचना है, यह किसने लिखा, द ऑथरशिप ऑफ शेक्सपियर। अब मान लीजिए कि हमको नहीं पता है, परीक्षा में आ गया नहीं पता है, तो नहीं पता है तो फिर उसको पता करने का तरीका क्या है। एक तो हम देख लें कि इनमें से क्या है, नाम कोई दिख भी रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिखा है इग्नाटियस डोनेली, इग्नाटियस डोनेली, तो यह नाम से ही लग रहा है कि यह नहीं हो सकते हैं। अब ऑरवेल वुडवुड, ये भी नहीं है, नाम ही नहीं है, ऐसे ही दे दिया गया है। तो इसमें एक ही है, वह क्या है, इनका 1867 में बुक प्रकाशित होती है, नथानियल है, EL यहाँ पे होगा, होल्म्स, ये रचना है कौन, 1867 है। नेक्स्ट है डाइडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन विच, लिखना चाहिए WHICH, विच ऑफ शेक्सपियर्स फॉलोइंग प्ले। तो अब ये किस पे लिखा गया है, ये इतना फेमस है क्योंकि एकेडमिक इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, ग्रेजुएशन PG में चलता भी है ऑल फॉर लव। तो मोस्टली ये सतही प्रश्न है। यह सतही प्रश्न के बाद नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड नॉट कोएक्सिस्ट इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। इसमें एंग्लो नॉर्मल पीरियड में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में कौन सी भाषा नहीं एग्जिस्ट करती थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। जब झटके में आप पढ़ते हैं ज़्यादातर पॉपुलर कौन सा है, एंग्लो सैक्सन पीरियड।
तो आपको याद क्या आता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड आ जाता है। यह एंग्लो सैक्सन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर यह एंग्लो सैक्सन पीरियड होता तो अब तो दूसरी बात होती है, यहाँ पे एंग्लो नॉर्मन है और यह जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है 1100 टू 1400 AD इनका ड्यूरेशन है। 1100 टू 1400 AD इनका ड्यूरेशन है। क्या पूछा गया है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड में देखें, यह लैटिन तो थी ही, लैंग्वेज ऑफ रिलीजन, फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डच लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो लैंग्वेज नहीं थी वह कौन थी, सेल्टिक नहीं थी। सेल्टिक वॉज टोटली एसिमिलेटेड बाय इंग्लिश लैंग्वेज। अगर देखें तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की 3 प्रमुख भाषाएं थी। इन 3 भाषाओं में नंबर 1 पे क्या थी, यह फ्रेंच थी, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 2 पे क्या थी, लैंग्वेज ऑफ रिलीजन। और नंबर 3 पे क्या थी, यह इंग्लिश थी। अब सेल्टिक कहीं वर्किंग क्लास पीपल में रही हो तो वह दूसरी बात है, बट इन मेजॉरिटी इट वाज नॉट स्पोकन ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में अगर देखें तो मेजॉरिटी में इस भाषा का प्रयोग नहीं होता था। तो कुल मिलाकर के यही डायनेमिक क्वेश्चंस हैं। टॉपिक से हट करके जरा सा भी पढ़ें। दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशिएंट टू, हियर दिस रिफर्स टू, ये बड़ा फेमस कमेंट है। यह कमेंट किसका है, जॉन मिल्टन के बारे में, और एक किसके द्वारा दिया गया है, जॉन ड्राइडन के द्वारा दिया गया है। जॉन ड्राइडन महोदय ने इस कमेंट को कब पास आउट किया था, जब पेरिलास्ट प्रकाशित हुआ था। जब पेरिलास्ट प्रकाशित हुआ था तो ये कमेंट अगर डब्ल्यू आपने पढ़ा है तो वहाँ दिया भी गया है कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशिएंट्स टू, हियर दिस रिफर्स टू जॉन मिल्टन, हु सेड लिसिडस, LYCIDAS होगा, इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। यहाँ पे स्पेलिंग LYCIDS, लिसिडस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अब लिसिडस के बारे में जैसे बताया गया कि मिल्टन महोदय को आप पढ़ रहे हैं, तो मिल्टन महोदय को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है जितना मिल्टन के बारे में इम्पोर्टेंट लिटरेरी रिमार्क्स हैं उनको भी तैयार कर लें। आज आपके पास ढेर सारे फैसिलिटीज़ हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। आप ये भी देख लीजिए कि हु हैज़ हाईली ग्लोरीफाइड मिल्टन से लिसिडस एंड व्हाई, किसने ग्लोरीफाई किया है, किसने कहा कि लिसिडस को देखें द हाईएस्ट वाटर मार्क ऑफ इंग्लिश पोएट्री। लिसिडस क्या है, द हाईएस्ट वाटर मार्क ऑफ इंग्लिश पोएट्री है। यह किसने कहा, तो फिर यह किसने कहा कि लिसिडस इज एन इनसिंसियर वल्गर डिसगस्टिंग पोएम, नॉट एन इंटरेस्टिंग पोएम। लिसिडस को देखें, बड़ी डिसगस्टिंग है, यह बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। और हु मिल्टन वॉज नॉट अ ग्रेट पोएट एज आई थिंक। यह स्टेटमेंट किसका है, तो यह डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। आप इसको भी याद करें। यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे कहीं आप लिख ले ऑप्शन, मान लीजिए इसी को कट कर दिया गया, ऑप्शन है डॉक्टर सैमुअल SAMUEL JOHN, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। What was the title of the play by Marlowe that presented the events surrounding the Saint Bartholomew's Day Massacre, ये DAY है भाई, in 1572। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यद्यपि मार्लो से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो मार्लो जी के सिवा किसी और ने लिखा है, ये आपको याद होना चाहिए। जब कहीं पे देखें सिमिलर टाइटल, सिमिलर स्टोरी, सिमिलर बैकग्राउंड पे कोई लिटरेरी 2 या 3 लिटरेरी क्रिएशन होते हैं तो हमको उनको भी याद करना चाहिए। आप एक को पढ़ लेते हैं, इति सिद्धम, उसी को आप क्या मानते हैं, पर्याप्त मानते हैं, वह सफिशिएंट नहीं होता। वह क्या है, वह सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसको देखें, यह बहुत फेमस है, टू शो द रिलीजियस कैश बिटवीन द रोमन कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। यह रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स को, यह मैस्क्री कहाँ होता है, पेरिस में होता है। अब ये द मैस्क्री एट पेरिस, यह किसका है, यह डे हो जाएगा, ये क्रिस्टोफर मार्लो का है, मार्लो महोदय का। लेकिन किसी और ने लिखा है, आपको बताया गया सेंट बार्थोलोमोज डे मैस्क्री। सेंट बार्थोलोमोज डे मैस्क्री किसने लिखा है, तो यह नथानियल ली का है, और यह प्रकाशित कब होता है, 1689 में होता है। उन्होंने भी सिमिलर बैकग्राउंड पे लिखा है। आपको पता है कि हेनरी ऑफ नेवेरे का मैरिज सेटल हो गया था, किसके साथ, मार्गरेट ऑफ वेलोइस। उनमें से एक रोमन कैथोलिक्स थे, एक प्रोटेस्टेंट्स। उस दौरान में रोमन कैथोलिक्स परहैप्स प्रोटेस्टेंट्स के साथ मैरिज कॉम्प्लेक्स नहीं करते थे। उसी को लेकर के विवाद इतना बढ़ता है जो रिलीजियस फ्यूड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइटल के तहत 2 प्ले लिखे गए हैं। एक किसने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है,
एक किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, तो दूसरा NATHANIEL। एक किसने लिखा है? नथानियल ली ने लिखा है। नेक्स्ट, विच बुक एडमंड स्पेंसर डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी? एडमंड स्पेंसर महोदय ने कौन सी रचना सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया है? सर फिलिप सिडनी शेफर्ड्स कैलेंडर, एस्ट्रोफेल, एडोनाइस, ए एंड बी बोथ। तो पहले अगर देखें तो एडोनाइस तो इनका है नहीं, कट गया। ए एंड बी होगा नहीं। अब शेफर्ड्स कैलेंडर तो ए किस पे लिखी गई है? सर फिलिप सिडनी पे लिखी गई है। सर फिलिप सिडनी पे यह लिखी गई है। एडमंड स्पेंसर महोदय की यह क्या है? पास्टोरल एलजी है। सर फिलिप सिडनी महोदय की डेथ कहाँ होती है? स्पेन में। कब होती है? 1586 में होती है। दो भाई गए थे युद्ध करने और दोनों की हत्या हो जाती है। अब एट द बैटल फील्ड ऑफ जुफ्टन इनकी डेथ होती है। यह 1590 के करीब लिखी जाती है और प्रकाशित कब होती है? 1595 में। महत्वपूर्ण यह है कि डेडिकेट तो यह किसको है? सर फिलिप सिडनी को। या यूँ कह सकते हैं कि यह किसको डेडिकेट है? टू द विडो ऑफ सर फिलिप सिडनी, क्योंकि सिडनी महोदय के डेथ के बाद उनके धर्मपत्नी जिंदा थी, तो कहा जाता है कि यह उनको डेडिकेटेड थे। फिलहाल एग्जाम में आएगा तो आपको सर फिलिप सिडनी ही टिक लगाना है। तो यह कौन सा हो गया? यह एस्ट्रोफेल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर दिस लाइन अपीयर्स, कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। आप जो दोषी है आप उसकी निंदा करिए। कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट, ये आपका हो गया कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, एज यू लाइक इट, ऑल्सो वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब यह लाइन जो है यह बड़ी प्रैक्टिकल है, यह बड़ी मोरल है। जब कोई भी लाइन एग्जाम में आती है, जब कोई भी लाइन आपके एग्जाम में आती है तो आप उसको देखते ही पहले ये सोच लिया करिए कि यह लाइन किसकी है। चूँकि ये रिलेटेड टू द मोरलिटी है, यह किससे जुड़ी है? नैतिकता से। अब लाइन में क्या शो हो रहा है? मोरलिटी है, प्रैक्टिकल विजडम है, ट्रेडिशनलिज्म है, लव है या फैसिनेशन ऑफ द पास्ट। उस हिसाब से प्ले का डिसीजन आप किया करें। ऐसे नहीं कि आपने लाइन को देखा, याद नहीं है। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया, ठीक है हमको लाइन नहीं पता कि यह लाइन किसकी हो सकती है, हमको लाइन नहीं पता कि यह लाइन किसकी हो सकती है, तब भी हम यह सोच ले कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। अब जो मिस्टेक है हमको उसको डिनाउंस करना चाहिए, यह कहा जा रहा है, न कि जिस पर्सन ने मिस्टेक को कमिट किया। कंडेम द फॉल्ट नॉट द एक्टर ऑफ इट, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो गई हैं तो उनको कहीं न कहीं से इम्प्रूव करने का, रिफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए। तो एज यू लाइक इट में तो ऐसा कहीं से दिखता नहीं है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल यह हो सकता है, लेकिन इतना प्रैक्टिकल इसका हीरो तो है नहीं, हीरोइन तो है, यह कट गया। तो यह लाइन किसकी है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की नहीं है। यह लाइन किसकी है? मेजर फॉर मेजर। अगर आपने देखा होगा तो इजाबेला महोदया परहैप्स जो इनका है एक्ट सेकंड सीन सेकंड में एंजेलो से कहती हैं कि कंडेम द फॉल्ट नॉट द मैन ऑफ इट, द थिंग्स विच आर बीइंग कमिटेड बाय माय ब्रदर आर नॉट गुड, आई आल्सो एक्सेप्ट इट। कहते हैं कि मैं भी मानती हूँ कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं जो हुई, लेकिन आप उसको कम से कम मृत्युदंड तो न दें। एक बार आप उनको सुधरने का क्या है, आप उनको सुधरने का मौका तो दें। चलें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ गया होगा। परीक्षा हाल में हर हालत में हमको प्रयास करना है कि हमारा कोई भी प्रश्न अनटच्ड न रह जाए, हमारा कोई भी प्रश्न अनटच्ड न रह जाए, हमको उसको छोड़ करके नहीं चल देना है, बल्कि अपना मैक्सिमम प्रयास करना है कि उसको हमको सॉल्व करना है। Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poems? बड़ी अच्छी लाइन है। किसने कहा है? अभी मैंने कहा था कि रिमार्क्स ऑफ द क्रिटिक्स अबाउट मैन। अबाउट मैन का मतलब है, अगर आप शेक्सपियर जी को पढ़ रहे हैं तो कम से कम 25-50 जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं आप उनको तैयार कर लें, उनको आप लिस्टिंग कर लें, उनको आप लिस्टिंग कर लें। अपने स्टडी को थोड़ा डायनेमिक शेप में ले आए, थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में स्टडी को ले आए, थोड़ा सा बिगर सेंस में स्टडी को ले आए। ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस सेल ऑफ योर मेथड ऑफ स्टडी। एक जो लाइफ का स्टैटिक फंडा बना लेते हैं आप उससे बाहर निकलें। आप शेक्सपियर हेडिंग डाल लीजिए, आप शेक्सपियर द मैन। कितने लोगों ने शेक्सपियर की प्रशंसा किया है, कितने लोगों ने शेक्सपियर की निंदा किया है,
शेक्सपियर के प्लेज के बारे में कमेंट्स को आप नोट कर लें एक जगह। शेक्सपियर्स क्वार्टोज फोलियोज, शेक्सपियर्स हीरो एंड विलेन, शेक्सपियर्स क्लाउन्स हो गए, इंपॉर्टेंट मोरल, प्रैक्टिकल कमेंट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेज। तो इस टाइप की आप स्टडी करें। तो यहाँ पे देखें, यह स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो दो लोगों को याद आती है। यह स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं कि वर्ड्सवर्थ हैज नॉट प्रैक्टिस हिज ओन थियरी इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ महोदय कहा करते थे कि पोएट्री शुड बी कंपोज्ड ऑन सिंपल हम्बल लैंग्वेज रस्टिक लाइफ। तो इन्होंने कहाँ नहीं प्रयुक्त किया अपने क्रिएशंस में, यह कहा सर्वप्रथम किसने कहा था? एस.टी. कॉलेज महोदय ने। एस.टी. कॉलेज महोदय ने कहा कि ये वकालत तो करते हैं कि सिंपल डिक्शन की, इजी डिक्शन की, और अपनी कविताएं खुद रिफाइंड डिक्शन में लिखते हैं। दूसरी तरफ जिसने कहा वह कौन है? टी.एस. इलियट। इलियट महोदय ने कहा कि देख लीजिए, ढेर सारी इनकी पोएम्स हैं जो बड़ी सबलाइम लैंग्वेज में लिखी गई हैं। इलियट महोदय ने एग्जाम्पल दिया है टिंटन एबी। आप टिंटन एबी को देख लीजिए, ओ टू ड्यूटी को देख लीजिए, ये बड़ी अच्छी कविताएं हैं जो सबलाइम लैंग्वेज सबलाइम डिक्शन पे लिखी गई हैं। तो इसका जो राइट रिस्पॉन्स है वह इलियट है। द सी दैट बेयर सर्वोजम टू द मून, BOSOM होगा, टू द मून दिस लाइन इज इन डैफोडिल्स solitary पर, the world is too much with us, none of these, the sea that wear sarvojam on the moon। वर्ड्सवर्थ महोदय ने टू ग्लोरीफाई द नेचर अनलिमिटेड स्कोप एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचर, यह लाइन किसकी है? आपने पढ़ा होगा, द वर्ल्ड इज टू मच विथ वर्ड्सवर्थ का एक सोनेट है। यह लाइन यहाँ से ली गई है। नेक्स्ट, इन विच प्ले गाल्सवर्दी हैज शोन द प्रॉब्लम ऑफ क्लॉज डिवीजन। यहाँ पे देखें, क्लॉज डिवीजन की समस्या कहाँ है? क्लॉज डिवीजन की समस्या कहाँ है? तो इसमें देखते हैं, द स्किन गेम हो गया, द स्ट्राइफ हो गया, द फाउंडेशन हो गया, द फॉरेस्ट हो गया। द स्किन गेम हो गया, द स्ट्राइफ हो गया, द फाउंडेशन, द फॉरेस्ट हो गया। अब इसमें क्लास डिवीजन, अमीर और गरीब के द्वंद्व की लड़ाई कहाँ है? तो आपको पता है यह कहाँ है? द स्किन गेम में वर्ड्सवर्थ महोदय ने अमीर और गरीब के द्वंद्व की लड़ाई को दिखाया है। यह क्या हो जाएगा? द स्किन गेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जो क्वेश्चन, नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। अब फादर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज कौन है यह बताने की जरूरत नहीं है, हेनरिक इब्सन महोदय हैं। इन्होंने नाटक को प्रैक्टिकल बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामा केम आउट फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द रिलीजन, पॉलिटिक्स और यू कैन से ट्रेडिशनलिज्म। परंपरावादिता से नाटक बाहर निकलता है। द ड्रामा बिगेन टू फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। अब नाटक क्या है? यथार्थ समस्याओं पे फोकस करना शुरू कर दिया। जब यथार्थ समस्याओं पे फोकस शुरू कर दिया तो उसे क्या कहा गया? उसे ड्रामा ऑफ आइडियाज कहा गया। अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ ड्रामा व्हेन इट वाज गिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अब इसमें मैच कराने के लिए दिया गया है, टचस्टोन एज यू लाइक इट सही है, गोंडिल किंग लियर सही है, चिन्ना जूलियस सीजर। अब इसमें गब्बो 12th नाइट की जगह क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए द टेम्पेस्ट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसमें डी। 13 का क्या सही हो जाएगा? 13 का डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स। यहाँ पे जो दिया गया है, इनमें से सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स कौन से नहीं हैं? तो सेकेंड जनरेशन में कौन आते हैं? कीट्स आते हैं, शैली आते हैं, बायरन, ये गलत लिखा है, बायरन आते हैं। सेकेंड जनरेशन में नहीं आते हैं तो कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय सेकेंड जनरेशन में नहीं आते हैं। सॉब्रीना इज अ कैरेक्टर इन, यहाँ पे कॉमर्स लिखा है, ध्यान रखिएगा, COMUS, ये कॉमर्स है। तो LYCIDAS लिसिटस हो गया। ए क्या हो गया? एल पेंसरासो, ILPENSEROSO, सैमसन एग्नेस्टिच, टाइपिंग मिस्टेक, AGONISTES, सैमसन एग्नेस्टिच। ये सॉब्रीना निम्फ है, ये कहाँ आती है? तो जब किसी भी कविता को पढ़ें तो कविता को एक बार सरसरी निगाह में डिटेल पढ़ लिया करें। आज आपके पास इतने रिसोर्स अवेलेबल हैं कि विदाउट परचेजिंग ए सिंगल बुक, अगर आप चाहें
तो किताब न भी खरीदें तो आपके पास डिटेल टेक्स्ट अवेलेबल होता है। आपने देखा होगा एसेब्रिना कहाँ पे है, यह कॉमर्स पे है। जब ये आती है वहाँ पे फ्री कराने उन बच्चों को। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ वर्शिपर ऑफ नेचर इन हिज पोएम। वर्ड्सवर्थ महोदय ने अपनी किस कविता में अपने को वर्शिपर ऑफ नेचर घोषित किया है? क्या ये मैं ब्लाइंड एडमायरर ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ महोदय ने लिखा भी है कि नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट होम इट लव्स। वह क्या है? इमॉर्टलिटी ओड है कि टिंटन एब्बी है, टी है भैया, टिंटन एब्बी है कि द प्रेल्यूड है, द PRELUD, यह द प्रेल्यूड है कि द सॉलिटरी ये रीपर है। किस में है अब आपको बताना है। तो यह क्या है? टिंटन एब्बी में। टिंटन एब्बी में वर्ड्सवर्थ महोदय ने अपने को क्या डिक्लेयर किया है कि वर्शिपर ऑफ नेचर। अगर लाइन आपको याद होगी कि नेचर नेवर बिट्रेड द हार्ट होम इट लव्स। वर्ड्सवर्थ महोदय ने लिखा है कि जो उसको प्रकृति प्यार करती है, प्रकृति उसका दिल कभी नहीं दिखाती है, दुखाती है। दूसरा है हु सेड शेक्सपियर वाज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। यह स्टेटमेंट किसका है? शेक्सपियर महोदय को, जिन्होंने मोस्ट अगर देखें तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोल किसका यह स्टेटमेंट है? तो यह बड़ा फेमस स्टेटमेंट है और ध्यान दीजिएगा यह किसका है? यह एस टी कॉलेज महोदय का। यहाँ जहाँ पे इमर्सन दिया गया है यहाँ पे आप ऑप्शन बनाने STCOLER एस टी कॉलेज महोदय का है। इसको अभी मैं कह ही रहा था, तो ये जो सी का ऑप्शन है कॉलेज होंगे। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर AC Swinburne called the most elemental and primal among Shakespeare's plays। तो वह क्या है? किंग लियर है। अभी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी कि जितने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, आप उनको भी तैयार कर लें। जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं आप उनको भी तैयार कर लें, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? 18 का किंग लियर हो गया। नेक्स्ट, वी पोएट्स इन आवर यूथ बिगिन्स इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम्स इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड बैडनेस। हम कवि लोग, वर्ड्सवर्थ महोदय की कविता का है, हम कवि लोग जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो बड़ा ज्वाय होता है, ऐसा लगता है कि वी आर गेटिंग बाय द मर्सी ऑफ गॉड वी हैव गॉट इमॉर्टलिटी। अमृत तो मिल चुका है, क्योंकि लिटरेचर में देखें, लिटरेचर इटसेल्फ कंटेन्स इफ यू आर ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट देन इमॉर्टलिटी इज गिफ्ट बून ऑफ गॉड। अगर एक अच्छे साहित्यकार हैं तो जो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है दैट इज द इमॉर्टलिटी है। वर्ड्सवर्थ महोदय ने कहा है वी पोएट्स बिगिन इन ग्लैडनेस। हम कभी लोग जब जीवन शुरू करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बट देयर ऑफ कम्स इन द एंड डिस्पोंडेंसी एंड बैडनेस। उसके बाद गहरी निराशा आती है। यह क्या है? रिजो, यह कविता इनकी कौन सी है? यह इनकी कविता है क्या? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। यह कौन सी है? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। या इसी को क्या कहा जाता है? लीच गेदरर, GATHER। इसे क्या कहा जाता है? लीच गेदरर कहा जाता है, उसकी है, याद रखिएगा। और अगर लीच गेदरर को पढ़ रहे हैं तो 4-5 पॉइंट। द थीमेटिक डिवीजन ऑफ द पोएम, कविता की विषय वस्तु। कविता को 4 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन से डेड पोएट्स हैं? कौन कौन से डेड पोएट्स हैं जिनका रेफरेंस वर्ड्सवर्थ ने इसमें दिया है? कहने का मतलब कोई भी पोएम पढ़ा करें तो उसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें मिल जाएं। केवल अपने को ऑब्जेक्टिव तक न सीमित करिए, अपने से उनके बारे में ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं? तो यह क्या हो गया? यह हो गया व्हाट सीम जस्ट टू वन मैन सर इज इनजस्टिस टू अनदर। हु इज द स्पीकर? ये इसमें कौन सा कहता है कि जो सर एक व्यक्ति के लिए सही होता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है? व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन सर इज इनजस्टिस टू अनदर। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य होता है कई बार वह दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है? वह दूसरे व्यक्ति के लिए गलत होता है। यह कौन कहते हैं? मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड का स्टेटमेंट है। यह जस्टिस फ्लॉयड का किसमें है? जेम्स जोन्स इन द सिल्वर बॉक्स नहीं है। एफ होल्डर इन जस्टिस, इसमें जो स्टेटमेंट है वह क्या है? जस्टिस FLOYD। ये किसका स्टेटमेंट है? जस्टिस फ्लॉयड का है। अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी कॉल्ड।
एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा पात्र जो पूरे के पूरे नाटक में अनचेंज रहता है, उसे क्या कहा जाता है? अ कैरेक्टर हु रिमेन्स अनचेंज, विच लिख गया है यहाँ पे, क्या होना चाहिए? हु रिमेन्ड अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी कॉल्ड। अब राउंड कैरेक्टर तो होगा नहीं, कैरिकेचर तो है नहीं, डायनेमिक होगा नहीं, तो वह क्या होगा? वह फ्लैट कैरेक्टर होगा। एक ऐसा पात्र जो पूरे के पूरे स्टोरी, पूरे के पूरे कथानक में नहीं बदलता है, लगभग वह स्टैटिक होता है, उसे क्या कहा जाता है? फ्लैट कैरेक्टर। अब जब फ्लैट कैरेक्टर की बात आ गई, राउंड कैरेक्टर की बात आ गई, तो किसने दिया है? हु हैज़ गिवन दीज टू टर्म्स, द फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर? E.M. फॉरेस्टर, द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल, इनकी बुक है। वहाँ पहली बार देख रहे हैं कि लिटरेरी कैरेक्टर स्पेशली इन द सेंस ऑफ नॉवेल, उन्होंने इनको डिक्टेट किया, डिस्क्राइब किया, डिस्टिंग्विश किया। दूसरी फिर किसने दिया कि इंडिविजुअल एंड टाइप्स कैरेक्टर, इनको भी तैयार करें, तो T.S. एलियट महोदय ने दिया। कैटो इज ए ट्रेजिडी, कैटो किसकी है? यह एडिसन की ट्रेजिडी है। कहीं कहीं देता है एडिसन एंड स्टील, लेकिन एडिसन की है। द टर्म नोवेला इज डिराइव्ड फ्रॉम द नोवेल विच इज एन इटालियन वर्ड और लैटिन वर्ड, तो यह क्या होगा? इटालियन होगा। अब इसमें से शेष नहीं है। एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न इज नोन एज। अब एक ऐसी रचना जो किसी मूल रचना पे आधारित है, उसे क्या कहा जाता है? पैराडिग्म मीन्स क्या होता है? मॉडल, आदर्श होता है। आर्च टाइप या प्रोटोटाइप कहा जाता है उसको, कैरिकेचर है नहीं, नन ऑफ दीज इसमें होगा नहीं। तो चले देख लें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है। ये तो 25। The sounding cataract haunted me like a passion. Which stage of Wordsworth's love for nature is seen here in this line? अब ध्यान रखिएगा, टिंटर नेबी में देखें तो वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वर्ड्सवर्थ डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ नेचर इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड देयर इन 4 स्टेज। 4 स्टेज में इनके दिया गया है। अब उनमें यह कौन से स्टेज को कन्वे करता है, आपको इसको देखना है। कौन सा स्टेज है? तो यह क्या होगा? द साउंडिंग कैटरैक्ट, यह इनका क्या है? फिजिकल स्टेज को कन्वे करता है, तो यह हो जाएगा फर्स्ट। अ पोएम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम, अ पोएम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम, दैट इज कॉल्ड, एक वह कविता जिसमें मीटर और राइम होता है, उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मल वर्स कहा जाता है। यहाँ पे अकुलेट लिखा गया है, इसको आप काट करके FORMAL और क्या हो जाएगा? VERS, फॉर्मल वर्स कहा जाता है। अब फॉर्मल वर्स में देखें तो आपके क्या आते हैं? सॉनेट हो गया, बैलड हो गया, लिमरिक हो गया, ये सब क्या कही जाती हैं? ये फॉर्मल वर्स कही जाती हैं, जिनमें दोनों होता है। क्या होता है? मीटर भी होता है, राइम भी होता है। अब ये फॉर्मल वर्स क्या है? जैसे आपको लिखा गया है, ये क्या हो गया? सॉनेट हो गया। यह क्या है? बैलड हो गया, LIMERI। यह क्या हो गया? लिमरिक हो गया। What is a funny poem of 5 lines called? चले आ ही गया, तो क्वार्टेट तो होगा नहीं, लिरिक सॉनेट तो होगा नहीं, क्योंकि 5 लाइन दिया है। तो 5 लाइन जो होता है वह फॉर्मल पोएम है। 5 लाइन जो होता है वह फॉर्मल पोएम है, और वह क्या है? वह लिमरिक है। तो 27 नंबर जो दिया गया है उसका राइट रिस्पांस क्या हो जाएगा? उसका राइट रिस्पांस हो जाएगा B। मैंने वहाँ पे क्या दिया है? लिमरिक दिया है। नेक्स्ट, डियर सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन वाज। अब सैटर्न का नेम क्या था ये आपको पता है, क्योंकि ये सब तो सब डिस्क्राइब्ड हैं। बेलियल हो गया, BLLIOL हो जाएगा। तो ये माइकल, बेलियल, बेल्जीबब, ये तो सब डिस्क्राइब्ड हैं, तो कट जाएंगे। अब एक क्या होगा? लूसीफर। ध्यान रखिएगा, बड़ा चर्चित नेम है। बाइबल में लूसीफर मीन्स लिखा है लाइट ब्रिंगर। बाइबल में लूसीफर से तात्पर्य क्या लिखा है? लाइट ब्रिंगर लिखा है। या बाइबल में लूसीफर का मतलब क्या लिखा गया है? वहाँ पे लाइट ब्रिंगर के सिवा मॉर्निंग स्टार, इस लूसीफर को क्या लिखा गया है? LIGHTBRINGER, या लूसीफर मीन्स क्या लिखा गया है? मॉर्निंग स्टार लिखा गया है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सीयर ब्लेस्ड। एक इसमें है ए इंटीमेशन ओड, इंटीमेशन ओड में है। अब इंटीमेशन ओड में अ माइटी प्रॉफिट
ऑफ पिग्मी साइज किसके लिए कहा गया है? तो कहा जाता है टू द सन ऑफ कॉलेज। नेक्स्ट है इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द कैरेक्टर जागो अपीयर्स। जागो जो कैरेक्टर है वह किस प्ले में है? शेक्सपियर महोदय के जॉन गाल्सवर्दी महोदय का यह गाल्सवर्दी का प्ले है, तो वह किस में दिया गया है? वह जो है जागो कैरेक्टर जो है वह इस टाइप में दिया है। स्कैंडल्स ऑफ जर्नलिज्म इज द की नोट ऑफ, यह किसमें? स्कैंडल्स पत्रकारिता के, यह ए हो जाएगा। वह क्या है? फॉरेस्ट। तो पत्रकारिता के दुष्प्रभाव, पत्रकारिता के दुष्प्रभाव, तो कहीं ना कहीं से आपने पढ़ा है कि फ्रीडम प्लग्स द नोज ऑफ जस्टिस। आपने पढ़ा है कि किसी को अगर आप ज़्यादा आज़ादी दे देते हैं तो वह न्याय की नाक पकड़ लेता है। तो चलिए छोटा सा पेपर था, बीच में काफ़ी कुछ गैप हो गया था। अब कंटिन्यू कुछ न कुछ प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। तो अब अपनी परीक्षा चूँकि डेडलाइन आपकी डिक्लेयर हो चुकी है, तो आप उसको उस हिसाब से तैयार करें जैसा अभी कहा गया कि आप थोड़ा स्टैटिक से हट करके डायनेमिक की तरफ बढ़ें। थोड़ा सा जो आपके प्रेस्क्राइब्ड टॉपिक्स हैं उसके साइड में। अब बहुत ज़्यादा नया पढ़ने के लिए आपके पास तो समय नहीं है, लेकिन अभी कुछ नया करने के लिए आपके पास पर्याप्त वक्त है। पर्याप्त वक्त का मतलब है 45 डेज, कम नहीं होता है। 45 डेज पर्याप्त है आपके पास रिवीजन के लिए। आप अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएं, खुद का शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसमें देखें कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें कि कैसे प्रश्न आते हैं, हम कैसे प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ पुनः मुलाकात होगी बहुत जल्दी। आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।